मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ये मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में रहने वाले नागरिकों को 6 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं और ये बिल्कुल बाध्यकारी है कि कोई भी राज्य अपने क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को ये मौलिक अधिकार देगा। अगर वो इसका उल्लंघन करता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसे ये मौलिक अधिकार दिलवाएगा। ठीक है, तो क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या होता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख है कि भारत के नागरिकों को 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, 6 तरह के मौलिक अधिकार मिलेंगे। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को यह स्थिति थी कि भारत में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, हम आगे अभी आपको बताएंगे। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार व्यक्ति के भौतिक विकास और नैतिक विकास के लिए बहुत जरूरी है कि समाज के हर तबके का विकास हो। इसके लिए उसको कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाएंगे जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णित है। आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो वर्तमान की स्थिति है कि 6 मौलिक अधिकार है ना, अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक। लेकिन आप देखेंगे कि बीच में आर्टिकल 31 मिसिंग है, अनुच्छेद 31 मिसिंग है। तो यही अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, प्रॉपर्टी टू राइट था, जिसको कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि देश में संसाधन सीमित हैं, भूमि सीमित है और जनसंख्याएं बेतहाशा बढ़ रही हैं। तो सरकार चाह करके भी सबको संपत्ति का अधिकार नहीं दे सकती। इसलिए 44वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लागू हुआ था। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 किया गया और इसके तहत आर्टिकल 31 को खत्म करके इसको भाग 12 में डाल दिया गया। भाग 12 के अनुच्छेद 300A में, भाग 12 के आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया। तो इस तरह से संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो ये 6 मौलिक अधिकार भारत में व्यक्ति को मिले हुए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आत्मा कहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो आप अधिकार देख रहे हैं ये 14 से शुरू है, जबकि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो 12-13 कहाँ गए? मैं आपको बताता हूँ। 12 में राज्यों की परिभाषा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस राज्य का मतलब स्टेट नहीं है कि भारत में जो 28 स्टेट है, नहीं। देश में भारतीय संविधान में देश और राष्ट्र नाम का कोई वर्ड नहीं है, कोई चर्चा नहीं है इस नाम की। तो राज्य मतलब आप देश समझिए, राष्ट्र समझिए। तो राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र है, तो केंद्र में संसद है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। तो केंद्र में जैसे संसद है और सरकार है, इसको आप राज्य समझिए। वहीं जब आप राज्य की बात करते हैं, जब आप राज्य की बात करेंगे तो राज्य में विधानमंडल और सरकार है। ठीक है, तो केंद्र में आप देखते हैं कि केंद्र में जैसे संसद और सरकार होगी, उसी तरह से राज्य में भी, प्रांत में भी विधानमंडल होंगे। विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा होगी और राज्य में भी सरकार होंगे। ठीक है, और इसके साथ स्थानीय शासन भी, इसके साथ स्थानीय शासन भी, जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड या कोई भी ऐसी संस्था जो सरकारी सत्ता का प्रयोग करता है। इसका मतलब ये हुआ। तो 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 देखिए, आर्टिकल 13 में है कि संसद मतलब राज्यसभा या लोकसभा।
मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कानून नहीं बना सकती है। लेकिन फिर ये भारत तो लोकतांत्रिक देश है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नागरिकों से जुड़ा हुआ कोई कानून संसद ना बना पाए, है ना। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण केस है, आपको वो केस स्टडी करनी है, वो पता होना चाहिए। पहला एक केस है, बहुत फेमस केस हुआ शंकरी प्रसाद, है ना। ये हुआ शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। भारत सरकार के खिलाफ इन्होंने एक केस किया था, जिसमें कोर्ट का ये आदेश आया कि हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को कम किए जा सकते हैं। दूसरा इसी तरह का एक और केस आया सज्जन सिंह का राजस्थान सरकार के विरुद्ध। दूसरा केस हुआ एक सज्जन सिंह का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शंकरी प्रसाद ये वाला केस 1951 का है, 1951, जबकि सज्जन सिंह का ये जो राजस्थान सरकार के खिलाफ था, इस केस में भी यही फैसला आया राजस्थान सरकार के खिलाफ 1965 में। इस केस में भी कोर्ट ने यही फैसला दिया कि हाँ, मौलिक अधिकार को कम किए जा सकते हैं, संसद ऐसा कर सकती है। लेकिन तीसरा केस बहुत फेमस है, गोलकनाथ, यही विवाद का जड़ है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ये 1967 का केस है, आपको ये ध्यान में रखना है। गोलकनाथ केस में कोर्ट ने पहली बार माना कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, जबकि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले में कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ में कोर्ट ने मना कर दिया। फिर आगे चल करके एक केस बहुत फेमस हुआ, जब ये बात उभरी कि जब कोर्ट ने ही पहले कहा है कि मौलिक अधिकार को कम किए जा सकते हैं, तो अब कोर्ट क्यों कह रहा है कि नहीं किए जा सकते। तो फिर ये मामला संविधान पीठ पे गया, और आप जानते हैं कि 24वां संविधान संशोधन किया गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 34वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में, जिसके तहत 1971 में, जिसके तहत अनुच्छेद 13 की जगह पर एक और अनुच्छेद डाला गया, अनुच्छेद 13(4), आर्टिकल 13(4), जिसके तहत कहा गया कि हाँ, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति क्या है कि मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 देखिए। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो मैंने ये दिखाया था कि 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हम एक एक करके इसकी स्टडी करते हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि कानून के नज़र में सब नागरिक समान होंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। आप जानते ही हैं कि विशेषाधिकार 2 तरीके के होते हैं। मान लीजिए कोई मजबूत आदमी है, कोई सबल वर्ग है, सब कुछ से संपन्न है, और उसके पक्ष में अगर पुलिस का या व्यवस्था का झुकाव हो तो इसको हम विशेषाधिकार कहते हैं। जबकि अगर निर्बल के पक्ष में हो तो फिर यही कानूनी रूप से समान माना जाएगा। कानून के समक्ष समानता का मतलब भारतीय संविधान आनुपातिक समानता को मानता है। आनुपातिक समानता का मतलब अनुपात में समानता, जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत हो उतनी अधिकार दी जानी चाहिए, आनुपातिक समानता। ठीक है ना। जैसे आरक्षण का मामला है, तो आरक्षण को लेकर के कई लोग विरोध भी करते हैं कि आरक्षण जो है समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। किसी व्यक्ति को किसी कंपटीशन में मान लीजिए SC ST कम्युनिटी के बच्चों को 20 नंबर लाना हुआ, उसका कट ऑफ 20 गया तो जनरल का कट ऑफ 40 गया, तो ऐसा लगता है कुछ समय के लिए कि ये भेदभाव है, लेकिन नहीं। भारतीय संविधान जो है एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं करता, वो प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करता है, अनुपातिक समानता। किसका मतलब है कि SC ST या पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ सैकड़ों सालों तक भेदभाव हुआ तो सरकार की तरफ से ये मुआवजा है कि ठीक है, समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आपको ये विशेष व्यवस्था दी जा रही है, जिसको हम आरक्षण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे टैक्सेशन, तो आप जितना आपका आय है उस अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है ना। 5 से 10 लाख इनकम है तो उस हिसाब से आपको टैक्सेशन के अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हो कि सब लोगों को टैक्स देना पड़ेगा चाहे इनकम कुछ भी हो, तो ये हुआ एब्सोल्यूट इक्वालिटी, लेकिन ये तो गड़बड़ है।
अनुपातिक समानता, जिसकी जैसी धर्म, ये कुछ चीज है, धर्म, जाति, मूल, वंश, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना। आप किसी भी राज्य में रहते हैं, उस भारत देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो राज्य इन आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 5 ऐसी स्थिति है जिस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 5 स्थिति है, कौन कौन सी? महिला, है ना, महिला, बच्चे, महिला, चिल्ड्रन, बच्चे, SC, ST और कमजोर वर्ग। तो अगर ये इस 5 क्षेत्रों में राज्य विभेद कर सकता है, ठीक है, ऐसे कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इन लोगों के लिए अलग प्रावधान किए जा सकते हैं। तो आपको पता ही है कि संविधान में 93 संविधान संशोधन किया गया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2005 में। इसके तहत एक व्यवस्था बनाई गई, अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, है ना, अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। इसके तहत शिक्षा संस्थाओं में, हालांकि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को छोड़ दिया गया, जो कम जनसंख्या में जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इनको छोड़ करके जो शिक्षा संस्थान होंगे, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, प्राइवेट हो, उसमें दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। मतलब आरक्षण के तहत नौकरी की व्यवस्था तो थी ही, लेकिन आर्टिकल 15(5) के तहत अब शिक्षा संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। और इसी आधार पर 2006 में एक एक्ट बना जिसको सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल एक्ट कहते हैं। इसके तहत इस देश में ये लागू हुआ है 2006 में। तो ये सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 के तहत IIT, IIM, इसमें भी 27% OBC आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो एडमिशन में आरक्षण ये कब मिला है? ये मिला है 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा, आर्टिकल 15(5) जोड़े गए। हालांकि आप जानते ही हैं एक केस बहुत फेमस हुआ। अच्छा, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 में। तो अशोक ठाकुर ने भारत सरकार के खिलाफ एक केस किया, ठीक है, कब? 2008 में। तो ये केस बहुत फेमस हुआ और उन्होंने अनुच्छेद 15(5), ये जो आर्टिकल 15(5) है, आर्टिकल 15(5) और 93 का संविधान संशोधन 2005 सबको चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने माना कि नहीं, ये सही है, इन दुर्बल वर्गों के लिए संविधान में भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 16 है रोजगार में अवसर की समानता। इसका मतलब राज्य अपने क्षेत्र में रोजगार की अवसर देगा तो फिर वो धर्म, जाति, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सब नागरिकों को समान मानेगा। इसके 3 अपवाद हैं। कौन कौन से? जैसे आर्टिकल 15 में 5 अपवाद थे, महिला, बच्चे, SC, ST, कमजोर वर्ग। इसी तरह इसमें भी 3 अपवाद हैं। पहला कौन सा? कि निवास स्थान को किसी भी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए जरूरी शर्त बनाया जा सकता है। निवास स्थान, आपका कहाँ घर है, जिसको आप डोमिसाइल कहते हैं, उस आधार पर आपको नौकरी मिलने में सहायता होगी। इस आधार पर भी भेद हो सकता है। दूसरा, कोई भी धार्मिक संस्था है, तो उस धार्मिक संस्था में उस धर्म विशेष से जुड़े हुए लोगों के लिए पद आरक्षित किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए वैष्णो देवी कटरा है या कहीं महाकाल मंदिर है, तो उस मंदिर में जो भी पुजारी होंगे या जो व्यवस्थापक होंगे उसको हिंदू धर्म के लोगों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ये भी मुसलमान, सिख, ईसाई बोलेंगे कि ये भेदभाव है, लेकिन नहीं, ये संविधान में ही है कि ये भेदभाव किए जा सकते हैं। तीसरा है पिछले वर्ग के लिए विशेष प्रावधान मतलब आर्टिकल 16(4). आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू के समय 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। हालांकि SC, ST को आरक्षण तो पहले ही दे दी गई थी संविधान लागू होते ही। SC को 15% और ST को 7.5%। यह आरक्षण तो था ही नौकरी में। और आर्टिकल 15(5) के तहत हमने एडमिशन में भी रिजर्वेशन दे दिया 2005 में। विशेष वर्ग के लिए 1953 में प्रथम OBC आयोग बना था, पिछड़ा आयोग बना था, ठीक है। फर्स्ट कमीशन बना था किसके नेतृत्व में? काका साहेब कालेलकर के नेतृत्व में। ये कानून विशेषज्ञ थे, तो काका साहब कालेलकर के नेतृत्व में
एक कालेलकर प्रथम पिछड़ा आयोग, दूसरा पिछड़ा आयोग बना बीपी मंडल के नेतृत्व में। कौन थे अध्यक्ष? बीपी मंडल। और बीपी मंडल ने अपनी सिफारिश दी, जाति के आधार पर उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया ओबीसी का, अन्य पिछड़ा आयोग। और भारत में जातीय स्थिति के अनुसार उन्होंने सरकारी नौकरी और एडमिशन में 27% आरक्षण देने की बात बोली। तो मंडल आयोग ने रिपोर्ट पेश कर दी। हालांकि अगले 10 साल तक किसी सरकार ने इस पर सुनवाई नहीं की। ठीक है, ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो 1989 में बीपी सिंह की सरकार जब अल्पमत में थी, तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्होंने ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। ठीक है, तो 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, भारत में 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई और इनकी सरकार अगले ही साल गिर गई। तो फिर नरसिम्हा राव आए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। और नरसिम्हा राव जिस समय भारत में एलपीजी लागू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण लागू हुआ, उसी समय 1991 में एक ईडब्ल्यूईबीसी का कंसेप्ट आया था। है समझ में? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, है ना। और इसको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जैसे आज मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कंसेप्ट दिया है। ये नरसिम्हा राव के समय इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट था। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में 92 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। वो केस भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति क्या है कि आर्टिकल 16(4) के तहत विशेष प्रावधान किए गए 27% आरक्षण दिया गया, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर दी गई। ठीक है, अच्छा, इसके साथ एक और प्रावधान किए गए, आर्टिकल 16(4)A लागू किया गया। आर्टिकल 16(4)A, इसके तहत SC/ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया गया कि जब प्रमोशन मिलेंगे तो उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा, ये आप ध्यान में रखेंगे, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995, ठीक है, 1995 के द्वारा SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया। और फिर से 85वां संविधान संशोधन किया गया 2005 में। ठीक है ना, इसके तहत SC/ST के प्रमोशन में फिर से परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू किया गया। क्या मतलब है इसका? कि एक सर्टेन पीरियड नौकरी करने के बाद जब फिर से सीनियरिटी लिस्ट बनेगी तो फिर से SC/ST को ऊपर माना जाएगा। तो इस तरह से फिर एक केस हुआ, एम नागराज केस, है ना, 2007 में। तो एम नागराज ने भारत सरकार के खिलाफ फिर से केस कर दिया कि क्या ये समानता के विरुद्ध नहीं है। जब आपने कहा है कि रोजगार में अवसर की समानता होगी, तो फिर ये आर्टिकल 16(4)A, 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, ये सब विरुद्ध है, ये सब इस अवसर की समानता के विरुद्ध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया कि नहीं, ये सब ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, इसको छुआछूत भी कहते हैं। तो छुआछूत के विरुद्ध कानून, चूंकि भारत में जाति व्यवस्था बहुत अपने कठोरतम रूप में रही है, हालांकि अब तो कमजोर पड़ रहा है, तो इसको लेकर के कानून बनाया गया कि अगर आप छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो ये दंडनीय अपराध होगा। 1955 में इससे जुड़ा हुआ कानून बना, 1976 में इसमें परिवर्तन किए गए, नाम बदला, फिर 1989 में बदला गया। फाइनली 2015 में, अभी से ठीक 5-6 साल पहले, इस 22 विषय को अब 47 विषय कर दिए गए। अर्थात 47 ऐसे विषय होंगे जो छुआछूत कानून के अंतर्गत आएगा और ऐसा व्यवहार करने पर दंडनीय अपराध होगा। हालांकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस छुआछूत कानून, ये जो SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट है, इसके तहत अगर व्यक्ति ने शिकायत कर दिया कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो सीधे गिरफ्तारी हो सकती है और एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगा, है ना, गैर जमानती बेल भी नहीं मिलेगा आपको। तो तुरंत अरेस्ट किए जा सकते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। तो इसका बहुत मिसयूज हो रहा था, कोई भी SC/ST एक्ट को यूज कर ले रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने फिर से SC/ST समाज के लोगों के हित में
है ना, व्यापक आधार पर प्रदर्शन हुआ था बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, तो फिर SC 10% इसको आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो अभी भी लागू है। हालांकि क्रीमी लेयर है कि 8 लाख एनम से आपका इनकम कम है तो आप EWS के तहत आ सकते हैं। 18वां है उपाधियों का निषेध, कि भारत का नागरिक बिना राष्ट्रपति की इजाजत के विदेशों से उपाधि नहीं ले सकता। हालांकि उपाधि और सम्मान में अंतर है ना। सम्मान जैसे भारत रत्न, आप जानते ही हैं कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू के ही समय में भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सब पुरस्कार की घोषणा हुई। हालांकि 1978 में जब जनता सरकार बनी थी, जनता दल की सरकार, तो इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन फिर से जब कांग्रेस की सरकार आई तो 1980 में इसको फिर से चालू कर दिया गया। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हर साल दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। हालांकि 19 नहीं, 19(1) बोलना चाहिए। 19(1)A, 19(1)B, C, D, E, F नहीं है, G है। F क्यों नहीं है? क्योंकि 19(1)F ये संपत्ति का अधिकार था। तो मौलिक अधिकार के तहत मैंने आपको बताया कि 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो इसलिए 19(1)F भी एबॉलिश हो गया, खत्म हो गया। 19(1) के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे अक्सर होता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, अक्सर आप न्यूज में सुनते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को वर्तमान सरकार ने बाधित किया है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आती है। दूसरा, भारत में शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये भी है। फिर तीसरा है सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, कि भारत में सहकारी संस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, तीसरा। हालांकि ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत हुआ था, ठीक है, कि भारत में सहकारी संस्थाएं बनाई जा सकती है। जैसे अमूल दूध का आपने नाम सुना होगा, जिसने भारत में क्रांति ला दी थी। डी, भारत में 19(1)D, इसके तहत भारत के क्षेत्र में आप कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाने की आवागमन की स्वतंत्रता। 1E है भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, बस नहीं सकते थे, हालांकि अब ये स्वतंत्रता दे दी गई है। जी, कोई भी पेशा या कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। हालांकि इस पर 8 तरह की पाबंदियां हैं, देश की एकता अखंडता को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, ठीक है, न्यायालय की अवमानना को लेकर के। तो ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। 20, अपराधी ठहराए जाने पर स्वतंत्रता, ठीक है। इसके तहत 3 कानून हैं, 20(1), 20(2) और 20(3). एक में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक अपराध करते समय उसने लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, ठीक है। सेकंड है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार उसको सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा है कि उस आत्म अभिशंसन, इसका मतलब कि उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये 3 तरह का इसमें संरक्षण है। आप जानते हैं कि भारत में अपराधी को भी कुछ कानूनी अधिकार है, अपील का अधिकार है। जब मुंबई अटैक के बाद कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, तो उसको भी कोर्ट ने खुद के लिए न्यायिक पुनर्याचना का अधिकार दिया था। तो कसाब की तरफ से भी वकील ने केस लड़ा था, है ना। तो भारत में अपराधी ठहराई जाने पर भी कुछ संरक्षण प्राप्त है, तो इसको आप ध्यान में देखेंगे, ठीक है। 21 वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन जीने का अधिकार, है ना। जीवन जीने का अधिकार मतलब केवल जीना नहीं है, जीवन जीने का अधिकार मतलब आप जानते हैं कि एक केस बहुत फेमस हुआ मेनका गांधी का। मेनका गांधी जो भारत में महिला विकास मंत्रालय थी पिछले सरकार में, मेनका गांधी केस 1978 में मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। तो फिर कोर्ट ने फैसला दिया कि पासपोर्ट रखना ये भी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। जीवन जीने का अधिकार मतलब मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना, केवल सांस लेना ही जीना नहीं है, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना, ये जीवन जीने का अधिकार है। इसको और भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, है ना,
ये सब जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक है, तो रोजी रोटी का अधिकार ये भी जीवन जीने का अधिकार है। निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, सोने का अधिकार, जैसे निद्रा का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना, राइट टू प्राइवेसी। अक्सर ये चर्चा में रहता है कि सरकार ताक झांक करती है, तो ये सब जीवन के अधिकार में शामिल है। ठीक है, एक केस और फेमस हुआ था पुट्टा स्वामी का। पुट्टा स्वामी कर्नाटक हाईकोर्ट के जज थे। 2012 का ये केस है पुट्टा स्वामी। तो पुट्टा स्वामी में भी यही कहा गया कि निजता का अधिकार, है ना, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी एक जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन है तो आप देखेंगे। ठीक है, निजता का अधिकार को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। एक केस जो बहुत फेमस हुआ 2011 का है, अरुणा रामचंद्र शानबाग। ये तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। अरुणा, अगर आप किसी पीसीएस के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो ये केस तो बहुत फेमस है, अरुणा रामचंद्र शानबाग। अरुणा रामचंद्र शानबाग मुंबई के एक हॉस्पिटल में नर्स थी। 2011 में इनका गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के बाद ये कोमा में चली गई और मृत्यु शैया पर बनी रही। लंबे समय के बाद जब इनको वेंटिलेटर पर रखा गया तो इनके केयर टेकर घर वालों ने कहा कि अब इनको वेंटिलेटर को हटा दिया जाए, अब इनको मरने का अधिकार दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में हमारे संसद ने एक कानून बनाया है, धारा 309, जिसके तहत मरना एक दंडनीय अपराध है। अगर आपने मरने की कोशिश की या आत्महत्या की कोशिश की तो ये दंडनीय अपराध है। तो अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस में फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो कोर्ट ने दो तरीके की मृत्यु की अवधारणा पेश की। एक को बोलते हैं सक्रिय दया मृत्यु, एक को बोलते हैं निष्क्रिय दया मृत्यु। सक्रिय दया मृत्यु मतलब कि मरीज जीवित है, वो बीमारी से ग्रसित है और चाहता है कि वो मर जाए, तो भारत में इसकी इजाज़त नहीं दी गई है कि अगर वो जिंदा है तो उसको मरने का अधिकार नहीं है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। लेकिन अगर निष्क्रिय अवस्था में है, वो मृत्यु शैया पर पड़ा है, लंबे बीमारी से ग्रसित है और उसके ठीक होने की भी संभावना नहीं है, तो अगर केयर टेकर का ये विचार हो, उनके गार्जियन का ये विचार हो कि हाँ इसको जो है अब मृत्यु दे दी जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये ठीक है कि हम इसकी इजाज़त देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि परिवार की अनुमति होनी चाहिए। दूसरा, एक मेडिकल पैनल बनेगा जिसकी सहमति हो। और तीसरा, हाईकोर्ट के जज भी पुष्टि करेंगे कि हाँ ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट, शोषण एक बायस भी है, तो आप देख लीजिए। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 इसके तहत आता है। ठीक है, आर्टिकल 23, मानवों का दुर्व्यापार, बेगार या बलात् श्रम की मनाही। इसका मतलब है कि बेगार का मतलब है कि बिना उचित भुगतान के, बिना श्रम करने की व्यवस्था, मतलब कि किसी व्यक्ति को आपने हायर किया है काम करने को, लेकिन आप उचित मेहनताना, उचित श्रम नहीं देते, उसको उसका पैसा नहीं देते, तो ये शोषण है। दूसरा, उसके इच्छा के विरुद्ध आप उससे काम करवाते हैं, वो काम करने को तत्पर नहीं है फिर भी आप काम करवाते हैं। जैसे एक समय में अमेरिका में दास व्यवस्था लागू थी 1860 के पहले, है ना, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के समय जो यूरोप 1000 साल के अंधकार युग में रहा, तो ये उस समय ये होता था कि बलात् श्रम कराई जाती थी, तो इसके विरुद्ध ये अधिकार है कि नहीं करवाएंगे। 24, आर्टिकल 24, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को कारखाने में, खान में या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। हला, ठीक है। 1986 में एक कानून बना था, बाल श्रम नियंत्रण और निवारण अधिनियम। ठीक है, इसके तहत दंडनीय अपराध है कि अगर आप ऐसे बच्चों को लगाते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है। बाल श्रम की सीमा जो 14 साल थी उसको बढ़ा करके 18 साल कर दिया गया। हालांकि कुछ परिवर्तन किए गए 2015 में, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया कि अवकाश के समय, मान लीजिए स्कूल नहीं चल रहा है, छुट्टी का समय है, या कोई घरेलू क्रम है, घरेलू कुछ काम है, जैसे दिल्ली में अक्सर चूड़ियाँ बनती हैं, छोटे छोटे खिलौने बनते हैं, तो इसमें बच्चे काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर के 28 आर्टिकल में ये प्रावधान है। आर्टिकल 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानने, आचरण करने, पूजा पाठ करने,
और उसका प्रचार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, जैसे हिंदू धार्मिक संस्था है तो उसको हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख होती है तो आप कृपान रख सकते हैं। ठीक है, ये है। लेकिन इस पर कुछ सीमाएं भी हैं, है ना। वो सीमाएं सदाचार को लेकर है, सार्वजनिक कानून व्यवस्था को लेकर के है। ठीक है, आर्टिकल 26, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामले के प्रबंधन का अधिकार होगा। जैसे मंदिर है तो मंदिर में हिंदू धर्म के लोग अपने मंदिर के प्रबंधन को देखेंगे, कहीं मस्जिद है तो मुसलमान धर्म, कहीं गिरजाघर है तो ईसाई धर्म के लोग देखेंगे, गुरुद्वारा है तो सिख धर्म के लोग उसको देखेंगे। तो इस तरह से 26 में अधिकार है। 27, राज्य ऐसा कोई कर, कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जो जिससे प्राप्त इनकम को किसी धर्म विशेष के उन्नति के लिए व्यय की जाती है। सीधा सा मतलब है कि राज्य सब धर्मों से बराबर दूरी बनाए रखेगा, तटस्थ भूमिका में रहेगा। क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री है, तो सब धर्मों से बराबर दूरी बनाए रखेगा। आर्टिकल 28 है कि राज्य के शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही होगी। आप जानते हैं कि शिक्षा संस्थाएं भी अलग अलग होती हैं। मान लीजिए कि राज्य सरकार द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, सरकार तनख्वाह देती है, अपनी ज़मीन देती है बनने के लिए, तो फिर वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन कोई ऐसी संस्था जहाँ राज्य द्वारा आर्थिक सहायता, मतलब है प्राइवेट कॉलेज लेकिन सरकार उसको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरी स्थिति है कि कोई प्राइवेट कॉलेज है और तो वहाँ पर धार्मिक संस्था से जुड़ी हुई ही कोई कॉलेज है तो ठीक है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे पतंजलि ने अपना गुरुकुल बनाया हुआ है तो साइंस भी पढ़ाते हैं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए वैदिक ग्रंथ भी पढ़ाते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे राज्य सरकार की जो भी सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी संस्थाएं होंगी, वहाँ धार्मिक शिक्षा की मनाही है। नेक्स्ट इज शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। 29 का मतलब है कि ऐसे नागरिक जिसकी अपनी भाषा होगी। भाषा मतलब यदि आप अपने विचारों को बोलकर या लिख करके प्रकट करते हैं तो उसी को हम भाषा कहते हैं। तो आपकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, तो उसके संरक्षण का आपको अधिकार होगा, है ना। जैसे आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू की जनसंख्या तो धीरे धीरे कम होती चली गई, लगभग नगण्य है, हिंदू का रहना भी मुश्किल है, जबकि भारत में उसी प्रोपोर्शन में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है ना। मुसलमान, पारसी, जब ईरान से पारसी को मुसलमानों ने भगाया तो पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश रहा जिन्होंने पारसी समुदाय को यहाँ संरक्षण दिया, है ना, और वो फले फूले। तो इस तरह से संस्कृति के रक्षण का अधिकार होगा। आर्टिकल 30, सभी अल्पसंख्यक, इस देश में अल्पसंख्यक कौन है, जैसे मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, है ना, हिंदू तो बहुसंख्यक है। तो हालांकि अल्पसंख्यक की भी परिभाषा है कि उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के कुल जनसंख्या का 1.5% से यदि कम हो तो उसको अल्पसंख्यक कहेंगे। जबकि आप जानते हैं कि भारत में तो 16% मुसलमान है, तो इस आधार पर तो ये अल्पसंख्यक नहीं होने चाहिए। एनीवे, तो अल्पसंख्यक हैं, वर्तमान स्थिति तो यही है। तो भारत में कोई भी अल्पसंख्यक हो, चाहे धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उसके अनुसार वो शिक्षा संस्थाएं बना सकेगा, है ना। लेकिन यदि उस शिक्षा संस्थाओं की भूमिका मान लीजिए सरकार अधिग्रहण कर लेती है, वहाँ से हाईवे गुजरता है या रेलवे बनता है या डिफेंस सेक्टर का कुछ काम होता है, तो फिर उसको बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, यह है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 32। ये इसको भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अम्बेडकर ने इस आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि किसी भी व्यक्ति को 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं, अगर उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करेगा, है ना, रीट जारी करेगा और उस व्यक्ति से पूछेगा कि आपने इसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्यों किया है ना। कौन 5 तरह के रीट हैं, तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति ने, कोई भी लोक अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, पुलिस है, उसने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो वो लोक अधिकारी
या वो व्यक्ति को कोर्ट सीधे आदेश देगा, है ना, कि बताओ कि आपने इसको क्यों बंदी बनाया है। ठीक है परम आदेश। परमादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा और लोक अधिकारी, सरकारी अधिकारी से ये पूछेगा कि वो ऐसे वो विधि द्वारा, कानून द्वारा जो भी निर्धारित कर्तव्य है उसको पूरा करे। ठीक है तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण। प्रतिषेध का मतलब होता है किसी भी जाली कार्रवाई को रोकना। ठीक है जाली कार्रवाई को रोकना। ये कोई भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था है, ये व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होता, ये अर्ध न्यायिक या कोई भी न्यायिक संस्था है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके खिलाफ प्रतिषेध जारी होता है कि किसी व्यक्ति का, मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने कोई फैसला दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर वो फर्जी है, नकली है केस, तो उसको रोकने के लिए ये रीट जारी करता है। अगला है उत्प्रेषण। मान लीजिए आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया है, तो फिर आप कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट फिर से अर्ध न्यायिक या न्यायिक संस्था के खिलाफ रीट जारी करेगा और उस आपके खिलाफ दिए गए फैसले को खत्म करेगा, आपको मौलिक अधिकार की प्राप्ति होगी। पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार का मतलब होता है, अधिकार परीक्षा का मतलब कि किसी भी सरकारी पद पर या लोक पद पर कोई व्यक्ति है तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि क्या सही में वो इसके लिए एलिजिबल है ना, उस अर्हता को पूरा करता है कि नहीं। तो इस तरह से आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार का समर्थक बन जाता है ना। आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह हो जाता है कि आपको वो मौलिक अधिकार की प्राप्ति हो, है ना। यही था मौलिक अधिकार। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, तो 32 पर ही हमने खत्म किया, तो 33, 34, 35 क्या है, तो हम ये भी देख लेते हैं। आर्टिकल 33 में क्या है, आर्टिकल 33 में है कि मौलिक अधिकार को सरकार कम कर सकती है। कैसे लोगों को, ऐसे 4 लोग हैं, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति को, दूसरा दूर संचार सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति को, तीसरा सशस्त्र बल के सदस्य को, चौथा कोई गुप्तचर संस्था है जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, उससे जुड़े हुए लोगों के मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। आर्टिकल 34 है कि किसी भी क्षेत्र में अगर सैन्य कानून लागू है, जैसे भारत में उसको हम अफस्पा कहते हैं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, स्पेशल पावर एक्ट, अफस्पा। तो किसी भी क्षेत्र में अगर सैन्य कानून लागू है ना, सैन्य कानून लागू है तो उस क्षेत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत, है ना, अगर कहीं पर कोई क्षेत्र अशांत है ना, अलगाव का शिकार है, जैसे जम्मू कश्मीर, पुराने समय में पंजाब था, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, तो इन क्षेत्रों में अफस्पा लागू किया गया था। सबसे पहले 1958 में ही ये कानून बना अफस्पा। तो कब बना था, 11 सितंबर 1958 को। तो 1958 में ही मणिपुर और नागालैंड, ये 2 राज्यों में अफस्पा लागू हुआ जहां आंतरिक विद्रोह होते थे। इस कानून के तहत सैन्य बल जो है, जो आर्म्ड फोर्स है, उसको अधिकार दिए जा सकते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसी कार्रवाई, तो किसी भी व्यक्ति को किसी समय हिरासत में लिया जा सकता है, किसी भी वाहन की तलाशी की जा सकती है ना, आवागमन की स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, कहीं भी सम्मेलन हो रहा हो तो उसको कभी भी भंग किया जा सकता है। कभी ऐसा लगे पुलिस बल को या सैन्य बल को कि किसी भवन में आतंकी छुपे हुए हैं, पर कोई ट्रेनिंग कैंप है आतंकियों का, तो उसको नष्ट किया जा सकता है, चेतावनी देकर गोली भी मारी जा सकती है। हालांकि फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर फैसला दिया कि इस कानून के तहत जितनी भी गोली मारी जाएगी, मृत्यु होगी, सबका न्यायिक जांच होगा। किसी भी कोर्ट के जज के नेतृत्व में एक न्यायिक आयोग बैठेगा जो मृत्यु का जांच करेगा, कहीं ये फर्जी तो नहीं है। ठीक है, फिर आर्टिकल 35 है कि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ कानून केवल संसद बनाएगा, है ना। तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कानून बना सकता है, जबकि आपने आर्टिकल 13 में देखा था कि संसद मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकता। हालांकि 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत आर्टिकल 13(4) बना 13(4), जिसके तहत
सांसद मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार से जुड़े हुए चैप्टर हैं, आप इसको ठीक से पढ़िए। आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए।